उस इस विड्रॉल के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसको बहाल किया जाएगा, उस ट्रस्ट को दोबारा से कायम किया जाएगा, ताकि जिस तरह आपने कहा कि बहुत खौफ महसूस ये किया जा रहा है कि इस विड्रॉल के बाद हालात पाकिस्तान और भारत में काफी खराब होने के चांसेस हैं, जिसके बारे में दोनों मुल्क बहुत ज्यादा परेशान हैं कि भाई ये हो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये हो जाएगा, जो उन्होंने ये बात की कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कम हो जाए, क्या आप क्या देख रहे हैं इस वक्त आगे? मैं इसमें आगे हालात बड़े खराब देख रहा हूँ। तीन इसमें इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से मैं थोड़ी सी चीजें ऐड फैक्ट बेस वो मेंशन ये करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हालात इतने खराब हैं कि असद कैसर साहब वहां पे डेलीगेशन लेके गए तो जहाज ही नहीं उतर सका उनका वहां पे। ये आपके ट्रस्ट के हालात अफगानिस्तान के साथ। अब दूसरी साइड पे हालात ये चल रहे हैं कि आप इंडिया के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी पे जी। आपकी बातें चल रही है, क्योंकि उसकी वजह ये आपकी आप लकी है पाकिस्तानी। इस वक्त मैं समझता हूं कि बहुत खुशकिस्मत है पाकिस्तान। एक तो अमेरिका अपने इंटरनल इश्यूज में बिजी है, वो डू मोर नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि चाइना को रशिया का प्रेशर है लद्दाख वाली साइड से, इंडिया को प्रेशर है लद्दाख वाली साइड से। इस वजह से वो उनसे बातें कर रहे हैं दुबई में बैठ के, वरना इंडिया बातें नहीं करता, क्योंकि इट इज अगेंस्ट मोदी साहब की जो सियासत है उसके खिलाफ है। उन्होंने सियासत को बिल्कुल इंडिया में रिफॉर्म करके रख दिया है। वो सिर्फ एंगलमान वोट लेते हैं, तो उस कैटेगरी में ही इज टेकिंग अ ह्यूज रिस्क कि पाकिस्तान से बातें करके हालात करना उनको सूट नहीं करता, सियासत उनकी सियासत में सूट नहीं। दूसरा, पाकिस्तान का जो हालात ये है कि पहले आज तक ये समझा जाता था कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट समझती थी कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान से फारग होगा तो उसके बाद हमारा नंबर आ जाएगा। अब वो हालात नहीं रहे मेरे ख्याल में। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने हालात जल्दी से जल्दी बेहतर करे अफगानिस्तान की हर पार्टी के साथ, चाहे वो जितने भी ग्रुप है। क्योंकि पिछली दफा भी ये हुआ था, जब अमेरिका ने छोड़ा था वहां पे वैक्यूम आ गया था और उस वैक्यूम में इंटरनल इश्यू शुरू हो गए थे। आज भी वही होगा दोबारा, लेकिन उसमें पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि उसने इस पे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। और मैं उसमें एक चीज जरूर कहूंगा अफसोस के साथ, कि पाकिस्तान को इस वक्त कोई इशू नहीं है। मैं कहता हूं कोविड भी इतना बड़ा खतरा नहीं है। नंबर वन इशू इज करप्शन, और दूसरा सबसे बड़ा नेशनलिज्म। ये दोनों चीजों का फुकदान है पाकिस्तान में। पाकिस्तान आपकी स्टैब्लिशमेंट सिर्फ पैसे बनाने में दो नंबरी में लगी हुई है। आपके जो पेशावर सियासतदान है, मैं उनको पेशावर इसलिए कहता हूं कि आपकी दो पार्टियां बड़ी इस वक्त, पीपल्स पार्टी और नून लीग। इनको मैं सियासी पार्टियां इसलिए नहीं कहता क्योंकि इनके अंदर सियासी अमल ही नहीं है। जनरल का बच्चा जो जनरल बन रहा है, हमारे जो पीपल्स पार्टी के लीडर हैं बिलावल साहब, ना उर्दू का पता है ना कल्चर का पता है। इंग्लैंड से आके तो वो सीधे सीट पे बैठ गए। और दूसरी साइड पे हालात ये है कि जुनैद सफदर मरियम साहबा का बच्चा जो है वो भी चीफ मिनिस्ट्री के ख्वाब देख रहा है, उसके लिए भी हल्का ढूंढा जा रहा है। तो ये सियासी लोग नहीं है, ये पेशावर लोग हैं, पेशावर। लेकिन अगर पाकिस्तान में अभी भी, और एस्टेब्लिशमेंट मैं इनको भी वीक समझता हूं, मैं कसूरवार ठहराता हूं पाकिस्तान के करंट हालात को, आपकी स्टैब्लिशमेंट को, जो कि अभी भी उनके साथ डील बनाने के लिए तैयार है कि नैब को किस तरह खत्म किया जाए। नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, एनआरओ दिया गया उनको, उनकी डील बनाकर गए। जरदारी साहब दंतनाते फिर रहे हैं, पूरे कराची में लूटमार जारी है, वो एनआरओ का हिस्सा है। तो लेकिन कौन को बता दिया जाता है कि मैं मर जाऊंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ को डिफाइन करें प्लीज, दिस इज नॉट फेयर विद पाकिस्तान। ठीक। साजिद तार साहब, एक सवाल ये बनता है कि अगर जो इतना अरसा वहां पर इतनी बड़ी तादाद में फौजी रखे गए, अमेरिका ने इतने ट्रूप्स अफगानिस्तान में रखे, और जाहिर है कि आपने जिस तरह कहा कि विड्रॉ तो होना ही होना था, आ, इस वक्त हो गया, अगर अब नहीं होता तो कुछ अरसे के बाद हो जाता। मसला ये है कि क्या अगर इस तरीके से ट्रूप्स ने वापस जाना था और ये डर होना था कि अब वहां पर वही हालात दोबारा से होंगे और रीजन में वही जो दहशतगर्दी है वो बढ़ जाएगी, तो फिर वहां पर ट्रूप्स रखने का आप समझते हैं कि अमेरिका को कोई इसका बेनिफिट हुआ है? देखिए, अमेरिका का वहां अफगानिस्तान में जाना, मैं इसके लिए एक तो मैंने आपको ये अर्ज की कि 20 साल के पीरियड में 4 प्रेसिडेंट आए वहां पे, बल्कि 4-5 प्रेसिडेंट आए, और हर प्रेसिडेंट की अपनी प्रायोरिटी थी। अब यहां पे आपने ये भी देखना कि अमेरिका के अंदर जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री का बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है अमेरिका की सियासत में। अब वो और किस तरह चलती है मिलिट्री, इतनी बड़ी आर्मी, इतने 400 आर्मी बेसेस, इतने शिप कैरियर सारे, और फिर रोजगार, पैसा, आर्मामेंट्स, F-16 बनाना, 52 बनाना, इनको बेचना। अब ये देखें कि अमेरिका के लिए वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का पहला दौरा सऊदी अरेबिया का था, आप क्या क्या ख्याल, वहां उमरा करने गए थे वो? नहीं,
उन्होंने आते ही बताया था कि मैं $110 बिलियन के वहां पे आर्मामेंट्स बेच के आया। तो आप ये सोचें कि अमेरिका को कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा वॉर की जरूरत होती है अपने मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को एंगेज रखने के लिए। अब वो क्या है, अब अफगानिस्तान से हटेंगे तो दो दो फ्रंट पहले तैयार है। यूक्रेन इस वक्त गर्म चल रहा है बिल्कुल, दूसरा और कई चीजें गर्म होंगी आगे पीछे, उनमें चलेंगे। और दूसरा मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि अमेरिका हैज कैपेसिटी नाउ कि उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो चुकी है, सैटेलाइट इतने वो आगे जा चुके हैं, और उनकी शिप जो है वो खड़े हैं, और वो इस तरह अबैंडन करके नहीं जाएंगे। उनको दे ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस बिफोर, इस तरह नहीं आएंगे, अपना प्रेशर मेंटेन रखेंगे उस एरिया में। लेकिन और दूसरा ये कि प्रेशर उतना नहीं होगा जिस तरह मैंने आपको बता रहा हूं, कमजोर होगा, क्योंकि एक तो कोविड का इंपैक्ट है और दूसरा अमेरिका इज नॉट स्टेबल, लीडरशिप नहीं है। जब लीडरशिप इंटरनल चीजों में एंगेज रहेगी, जब अमेरिका के अंदर लीडरशिप की प्रायोरिटी ये है कि किस तरीके से लीगल वीड को लीगलाइज मरवाना करना है, किस तरीके से सोशलिज्म को प्रमोट करना है इंटरनली, तो फॉरेन पॉलिसी पे किस तरह तवज्जो देंगे वो। और पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होता कि इस तरह का कोई डिसीजन ले जिसमें फंस जाए। ठीक, तो साजिद तार साहब, आपको ये नजर आ रहा है, क्योंकि जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह आपने स्टार्ट में ब्लॉक्स की भी बात की कि जिस तरीके से पाकिस्तान उस तरफ और इंडिया उस तरफ, अमेरिका जो है वो अब इंडिया से ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, जो पाकिस्तान है वो रशिया की तरफ जो है वो लग रहा है कि, तो इस सूरत हाल में आपने ये कहा कि नहीं, इस वक्त जो है लीडरशिप का फुकदान है, आपके मुताबिक आप ये कह रहे हैं, तो क्या जो ये बात कही जा रही है कि जो चाइना है उसको हर सूरत किसी ना किसी तरह सबक सिखाने या टारगेट करने की, ताकि अमेरिका जो है दोबारा से जो है वो बहाल कर सके अपना और ऊपर आ सके, तो आपको कोई जंग के, आपको कोई ऐसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट का कुछ नजर नहीं आ रहा? आप समझते हैं कि अभी इस हालत में नहीं है अमेरिका? अमेरिका के पास, अमेरिकन करंट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पॉलिटिकल कैपिटल ही नहीं है कि वो चाइना को किसी किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज कर सके। उसकी वजह यह है ताइवान, बिल्कुल आप ताइवान की सूरत हाल में आप देख रही हैं, और उन्होंने 9 घंटे अपनी एयर सुपरियरिटी उस एरिया में रखी चाइना ने। उन्होंने मिसाइल भी मारे उन्होंने, बल्कि शाम को 9 घंटे, दिन में उन्होंने डे लाइट में एक्सरसाइज की, और उसके बाद रात को भी उन्होंने एक्सरसाइज की है वहां पे। और साउथ चाइना सी में जितने उन्होंने वहां पे बैरियर्स बना लिए हैं, बैरकेम बना लिए, चाइना इज फ्लेक्सिंग देयर मसल। लेकिन इसमें यहां मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि चाइना की तरक्की का एक सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि वो आज तक किसी फॉरेन वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं रहा, इस वजह से तरक्की कर गया है। लेकिन अब वो मसल फ्लेक्स करता है, इंडिया के साथ उसने किया है, और उसके बाद सी पैक उन्होंने बनाया है, और उसके बाद ट्रेन बना रहे हैं यूरोप तक, और उसके बाद वो अपना ताइवान और उस रीजन में अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। वो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट देयर एम्बिशन इज, वो कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अमेरिका डजंट हैव दैट वेल कि उसको करंट एडमिनिस्ट्रेशन, फ्यूचर प्रेसिडेंट को आया वो भी, बल्कि को रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ही आएगा, वो लीडर जिसके पास पॉलिटिकल कैपिटल भी हो, पॉपुलैरिटी भी हो, कोविड भी ना